नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गांव किसान का आज का अंक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम बात करेंगे महिलाओं के योगदान की। जी हां, किस तरीके से महिलाओं का योगदान कृषि के क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है और उन्हें पहचान भी मिल रही है। इसीलिए आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को सराहा गया, उन्हें सम्मानित किया गया। शुरुआत करते हैं गांव किसान की। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे खेती किसानी की, उसके बाद नजर डालेंगे हमारा पशुधन पर और अंत में दिखाएंगे कामयाब किसान की दास्तां। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गांव किसान की। सबसे पहले बात खेती किसानी की। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने तो ऐसे में महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और बिना आधी आबादी के हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसी बात को समझते हुए हर वर्ष 8 मार्च को पूरे विश्व में महिला दिवस आयोजित किया जाता है। मकसद ये होता है कि महिलाओं को सम्मान दिया जाए, उनकी भूमिका को सराहा जाए और ये बताया जाए कि किस तरीके से हमारी महिलाएं पूरे समाज की धुरी हैं। हाल ही में आपको बता दें कि राष्ट्रीय सहकारी संघ की तरफ से भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें महिला दिवस के मौके पर देश भर में उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई है। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। हर साल हम महिलाओं के अधिकार को लेकर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। इस दिन देश भर में तरह तरह के कार्यक्रम संपन्न होते हैं जिसमें समाज में महिलाओं की स्थिति, उनकी सामाजिक सुरक्षा और समानता जैसे विषयों पर मंथन किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से आई महिलाओं ने अपनी भागीदारी दी, जिसमें NCUI के अध्यक्ष दिलीप सिंघानी ने महिलाओं को सम्मानित भी किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो कल्पना की है, कोरोना के इस काल में महिलाओं जहाँ लगे कोऑपरेटिव के माध्यम से, चाहे कृषि हो, चाहे डेयरी हो, चाहे बुनका काम हो, सभी में लॉकडाउन में भी काम हुआ है कोऑपरेटिव के माध्यम से। बड़े बड़े उद्योग बंद थे लेकिन महिलाओं ने निष्ठापूर्वक काम करके देश की तरक्की में योगदान दिया है और भारत सरकार ने काफ़ी योजनाएं महिलाओं के लिए बनाई है। आज NCUI के माध्यम से सभी महिलाओं को हम ट्रेनिंग देते वो अपने क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कैसे रोजगारी सभी को प्राप्त हो और सरकार की योजना का लाभ कैसे हो, इस तरह से हमने मार्गदर्शन किया है। हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन मनाते हैं लेकिन हमारी संस्कृति तो पहले से है ही और थी, अब हम भूल गए हैं। तो वापस हमारी संस्कृति पर जाना है और इस संस्कृति पर जाएंगे तो पहले के युग में जब खाने के लिए कोई साँसा नहीं पड़ता और पड़ रहा है, तो हमारी संस्कृति में वापस जाने के लिए महिलाओं को ज़्यादा योगदान देना पड़ेगा। तो योगदान देने के लिए सभी महिलाओं को यहाँ प्रशिक्षित करते हैं और अपने एरिया में जाके सभी जो पिछड़े वाली महिला हो सबको कैसे रोजगारी प्राप्त करें और आत्मनिर्भर बने, ऐसा काम करने में हम सभी महिलाओं को मार्गदर्शन मिले। तो इनको जितनी भी ताकत दी जाए, जितना बढ़ावा दिया जाए, जितना आगे बढ़ के काम करने का मौका दिया जाए, उतना ही हर एक देश और सक्षम होगा और शक्तिशाली होगा, उसके साधन और इम्प्रूव करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए ये इंटरनेशनल महिला डे के ऊपर मैं विशेषकर अपने देश की और सभी संसार की महिलाओं को बधाई देता हूँ, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से। तो जितने भी ये सक्षम और समर्थ होंगी उतने ही और ताकत बढ़ेगी हर एक देश की। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ का एक उद्देश्य है कि किस तरीके से किसानों की, गरीबों की, महिलाओं की, युवाओं की आय बढ़े, वो किस तरीके से रोजगार पाएं। तो आपने देखा होगा कि खेती किसानी में ज़्यादातर 90% महिलाएं काम करती हैं, चाहे वो डेयरी हो, चाहे खेतों का काम हो, मछली पालन हो, सेरीकल्चर हो, मधुमक्खी पालन हो, उन सभी में
महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन जब उनके रोजगार की बात आती है, जब उनके आमदनी की बात आती है, तो आप देखते हैं कि उनकी आमदनी केवल 30% है। इस दूरी को हम कैसे पाटें? तो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ प्रशिक्षण के माध्यम से एक ऐसा रोजगार देने का प्रयास करती है कि जिससे महिलाएं न केवल अकेले एक ग्रुप में एक सहकारी समिति बना करके एक ऐसा उत्पाद करें, कृषि का उत्पाद शुरू करें, प्रोसेसिंग शुरू करें, क्योंकि अभी हमारे देश में केवल 1% प्रोसेसिंग है, यानी 99% जो हमारी प्रोसेसिंग नहीं हो पाती, जिससे हमारा बहुत 50% से ज़्यादा उत्पाद जो है बर्बाद हो जाता है। तो उसको किस तरीके से हम कम करें बर्बादी को, और आय के साधन उस कृषि के प्रोसेसिंग से यानी नए उत्पाद बना के, इसमें हमारी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत जल्दी सीखती हैं। कृषि की जो हमारी युवा पीढ़ी है उसमें आना नहीं चाहती थी, लेकिन आज जब हम प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की स्किल की दक्षता की बात उनकी कर रहे हैं, तो कुछ महिलाएं उत्पादन करती हैं, कुछ महिलाएं मार्केटिंग करती हैं। जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो मार्केटिंग में एग्जीक्यूटिव बन रही हैं। तो एक बहुत बड़ा योगदान है भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ का कि हम रोजगार भी दें महिलाओं को, युवाओं को, गरीबों को, किसानों को, जो जो एम्प्लॉयड हैं उन सबको रोजगार सहकारिता के माध्यम से दें, तो खुद भी रोजगार मिलेगा और उस क्षेत्र में जहां सहकारी समिति एक बनाए के काम करेगी, बाकी के लोगों को भी रोजगार मिलेगा और आय के साधन होंगे। आज देश ही नहीं विदेशों में भी महिलाओं को लिंग और सामाजिक आर्थिक समानता को बढ़ावा देने में सहकारिताएं विशेष भूमिका निभा रही है। एक शोध के अनुसार हर सहकारी क्षेत्र में 3 पुरुष सदस्यों पर 1 महिला सदस्य कार्यरत है। वहीं इन क्षेत्रों में अहम निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर बनी है। साथ ही कार्यक्रम में शामिल होने आई महिलाओं का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मैं मेरी सारी बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हम लोग ये कहते हैं कि वेयर देयर इज़ अ वीमेन देयर इज़ अ मैजिक, एंड आज हम NCUI की तरफ से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन का मनाने का आयोजन किया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ये जो हम पैंडमिक से जा रहे हैं, कोरोना पैंडमिक के समय में सारी दुनिया की इंडस्ट्रीज़ बंद पड़ी थी, सिर्फ एक ही इंडस्ट्रीज शुरू थी, वो थी एग्री इंडस्ट्रीज़। और हम लोग जब कहते हैं कि 70% लोग देहातों में रहते हैं और 70% लोग किसानी करते हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि किसानी कौन करता है? किसानी सिर्फ महिला करती है, और ये महिलाओं ने ही ये किसानी करके अपना अन्य धन्य का उत्पादन किया है। और हमारे भारत में सारी चीज़ को कमी महसूस हुई, सिर्फ अन्न धान्य की कमी महसूस नहीं हुई, और ये काम हमारी महिलाओं द्वारा हुआ है। महिला आज जो दिन हम मना रहे हैं, मैं अपेक्षा करती हूँ कि हम हमेशा कहते हैं कि पंचकन्या स्मरे नित्यम, महिला किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, फिर भी ये दिन मनाने की नौबत आती है। थोड़ा सा झांकना है अपने गिरेबा में कि महिलाओं के प्रति सोचना है। आज के दिन के इस अवसर पर हर पुरुष ने कि क्या हमारे मन में महिलाओं के प्रति वही आस्था है जो हम महिलाओं से चाहते हैं, क्योंकि आज जितनी भी महिलाओं की समस्या है हर पुरुष से जुड़ी हुई है। मैं चाहती हूँ कि समानता के युग में अगर पुरुष भी एक आत्मीयता के भरोसे स्त्री की तरफ देखने का नज़रिया बढ़ जाएगा तो आज का दिन मनाने की नौबत नहीं आएगी। मैं 3 ही चीज़ कहना चाहूँगी। अगर देश को बढ़ाना है, अगर GDP बढ़ाना है, विकास होना है हमारे घरों में, हमारे समाज में, हमारे गांव और कस्बे में, तो फिर हमें कोई शक नहीं है कि महिला कोऑपरेटिव की तादाद हमें बढ़ाना होगा। इस देश में अभी भी बहुत कम महिला कोऑपरेटिव्स हैं, और महिला कोऑपरेटिव के ज़रिए हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हमारे कुटुंब भी आगे बढ़ सकते हैं और देश भी आगे बढ़ सकता है। और हम भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें आत्मनिर्भर होना है। हम आत्मनिर्भरता में मानने वाले हैं और कोऑपरेटिव सबसे बढ़िया ज़रिए है जिससे ये हो सकता है। स्वदेशी में मानने वाले हैं, और यदि हम महिलाओं की बात करें तो 3 चीज़ें याद आती हैं: विमेन, वर्क, पीस, यानी कि महिला, काम या आजीविका,
और शांति। हम शांति फैलाने वाले हैं और समृद्धि फैलाने वाले हैं। हमने ये देखा है, ये कोरोना महामारी के दौरान महिलाएं जो हैं, कोऑपरेटिव के महिलाएं, वो कोरोना वॉरियर्स थे। हम जहाँ तक हमारे भोपाल की मैं बात करूँगी, हम लोगों ने बहुत कुछ सक्रियता से महिलाओं के लिए काम किया है। महिलाओं को शिक्षण दिया है कि किस तरह से अपने बच्चों को, अपने परिवार को इस पैंडेमिक में बचा के रखें, किस तरह से अपने छोटी छोटी देसी दवाइयों से किस तरह से अपने आप की इम्यूनिटी को बढ़ा के रखें। मास्क बनाए हैं, मास्क पहने हैं। हर महिला यदि अपने आप को सुनिश्चित कर लेती है कि उसको अपने आप को सुदृढ़ बनाना है, तो समाज भी आगे बढ़ता है और अपनी भागीदारी निभाता है। मैं इस अवसर पर हर प्रत्येक महिलाओं को आह्वान करूंगी कि आइए, एक कदम आगे बढ़ाइए, समाज आपका ज़रूर साथ देगा। NCUI में महिला दिन के लिए ट्रेनिंग देने के लिए हम 22 लोगों के साथ यहाँ पे आए हैं। आज महिला दिन है, तो महिला दिन के लिए मुझे कुछ 2 पंक्तियों के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। तुम हो तो ये घर घर लगता है, तुम हो तो ये घर घर लगता है, वरना पूरा घर शून्य लगता है। ये पंक्तियाँ अपने आप में सामाजिक वास्तविकता प्रकट करती है। आदि अनादिकाल से महिला कभी सम्मान की ज़िंदगी तो कभी याचना की ज़िंदगी जीती आई है। आज के समय में महिला समाज के हर एक क्षेत्र में अपना करिश्मा दिखाने की चाह रखती है। आज इतनी मुश्किल के बाद भी महिला समाज में अपना परिश्रम का झंडा लहरा रही है। ऋग्वेद काल में महिलाओं को समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था, समाज में आदर था, पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही थी। गार्गी, मैत्री उसी युग की ही महिला है जिन्होंने अपने प्रतिमा के बल पर ऋषि मुनियों का स्थान प्राप्त किया था। महिलाएं जो करती हैं, शायद इनका मुकाबला और इनकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। महिला वो शक्ति है जो देश में बहुत देवियों के नाम से और बहुत सी हमारी ऐसी हस्तियां हैं जो महिलाएं हमारे देश में हुई हैं, जिन्होंने आज, जिसमें मैं कहूँगी कि जो अभी तुरंत में जो फ़्लाइट स्टार्ट हुई है विदेश के लिए, वो महिला भी जो कैलिफोर्निया के लिए पहली उड़ान भरी है पायलट को, वो भी एक बच्ची है, नारी है, शक्ति है। ऐसी ही महिलाएं हमारे देश में आती रही हैं और उनका जन्म होता रहा है। ऐसी महिलाओं से हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए। एक और संदेश देना चाहूँगी कि महिलाएं अपने साथ साथ अपने करीबी, अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने हर राह में चलने वाली उन नारियों की सबसे पहले उनके लिए सशक्तिवान बने, जिनकी रक्षा कर सकें और उनके बारे में सोचें, उनके बचाव के बारे में सोचें, उन्हें अच्छे अच्छे आयाम तक पहुंचने के राह दिखाएं और उनकी हमेशा यथासंभव हो सके जितनी सहायता करें। एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम और हमारा देश उस ओर जा रहा है जहां से समानता और उन्नति की राहें मिलती हैं। इन्हीं प्रयासों को मूल रूप देने में सरकार और हर महिला अपनी भूमिका बखूबी निभा रही है। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और हमने आपको बताया कि किस तरीके से महिलाओं को सम्मानित किया गया, उनके योगदान को सराहा गया। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाएगा, देखते रहें गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और अब बात करते हैं हमारा पशुधन की। हमारा पशुधन में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की शान कहे जाने वाले कड़कनाथ मुर्गे की। जी हाँ, ये अपने रूप रंग के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही अपने पोषक तत्वों की वजह से भी काफ़ी लोकप्रिय रहता है और यही वजह है कि उपभोक्ता इसके मुंह मांगे दाम देने के लिए तैयार रहते हैं। साथ ही हमारे मुर्गी पालक भी इससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। सेहत
के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, इसीलिए लोग अब ऐसा आहार लेना पसंद करते हैं जिससे शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति भी हो जाए और प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा हो। यही वजह है कि इन दिनों कड़कनाथ की मांग में इजाफा देखा जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कड़कनाथ औषधीय और पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है। अपने इन गुणों के कारण मुर्गी पालकों में इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। कड़कनाथ कैसे सामान्य मुर्गों की तुलना में अलग है, आइए समझते हैं। सामान्य मुर्गे में 13 से 25% वसा होता है। कड़कनाथ में इसकी मात्रा सिर्फ 2.9% होती है। सामान्य मुर्गी के 100 ग्राम मीट में 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, जबकि कड़कनाथ के इतने ही मीट में कोलेस्ट्रॉल महज 59 मिलीग्राम होता है। सामान्य मुर्गे में 18 से 20% प्रोटीन होता है। कड़कनाथ में 20 से 24% प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा कड़कनाथ में भरपूर मात्रा में लौह तत्व, कैल्शियम, विटामिन बी और विटामिन सी भी पाया जाता है। इसके गुणों को देखते हुए कड़कनाथ का पालन करना काफी मुनाफे का सौदा है। यही वजह है कि मुर्गी पालकों का रुझान भी इस ओर बढ़ा है। सरकारी मदद ने भी कड़कनाथ पालन को आसान और सस्ता बनाया है। व्यवसाय शुरू करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से चूजे भी लिए जा सकते हैं। साथ ही प्रशिक्षण लेकर हर छोटी से छोटी बात को समझकर और बेहतर बनाया जा सकता है। कुछ राज्यों में तो सरकार की ओर से अंडे सेने के लिए हैचर मशीन भी मुफ्त दी जा रही है। हालांकि अंडे देने के मामले में कड़कनाथ कुछ पीछे है। कड़कनाथ मुर्गी साल भर में 80 से 120 अंडे देती है, लेकिन इसके अंडों की कीमत सामान्य अंडों से कहीं ज्यादा होती है, जबकि सामान्य मुर्गी की उत्पादकता 300 तक पहुंच जाती। वैसे कड़कनाथ सिर्फ अंडों के लिए नहीं बल्कि मीट के लिए पाला जाता है। मीट का बेहतर भाव उत्पादकता की तमाम कमियों को दूर कर देता है। इसके लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षण से चूजों की मृत्यु दर में भी कमी की जा सकती है। इस व्यवसाय में चूजों और मुर्गों को बीमारियों से बचाने की जरूरत होती है, इसीलिए समय समय पर चिकित्सक से सलाह लेते रहें। विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी इस जाति को विशेषज्ञों ने अपने प्रयासों से एक बार फिर लोगों में लोकप्रिय बना दिया है। आज हालात ये हैं कि वैज्ञानिक चूजों की मांग समय पर पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कड़कनाथ पालन को लेकर अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, जिनका लाभ लेकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं और आदिवासी किसान अपना जीवन संवार रहे हैं। इस काम को पूरा ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। कड़कनाथ पालना हम बच्चे से लेके बड़े तक पालते हैं। एक बार कड़कनाथ के बच्चे को बड़ा होने में पूरे 5.5 से 6 महीने लगते हैं। तो 5.5 से 6 महीने में सारा गेम होता है आपका मुनाफा कमाने का, कॉस्ट कंट्रोल करने का। हम लोग कॉस्ट कैसे कंट्रोल करते हैं, जब जैसे बच्चा जब बड़ा होता है और जैसे ही पता लगता है कि मुर्गा मुर्गी कौन है, तो हम मुर्गी को अलग कर देते हैं। और मुर्गी को अलग करके हम पूरा हरे चारे पे ले आते हैं, उसको पूरा ग्रीन वेजिटेबल्स देते हैं जो भी हम अपने फार्म पे ऑर्गेनिकली उगाते हैं, जैसे ब्रोकली के पत्ते, मूली के पत्ते, पालक तो इनके लिए एक तरह से संजीवनी बूटी का काम करते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन होते हैं, विटामिन ई। और दूसरी चीज़, हम मुर्गों को खुला छोड़ देते हैं जिससे वो धूप में घूमते हैं, उनको विटामिन डी भी मिलता है, जिससे ये सारे गुण इनके मीट में जाते हैं, जिससे इनका मीट और गुणवाड़ी बनता है। प्लस हम लोग जो मुर्गियाँ होती हैं, मुर्गियों को भी, अगर आपने हमारा शेड देखा होगा तो शेड को बाहर से भी ओपन बनाया हुआ है, ताकि मुर्गियाँ बाहर निकल सके दिन में और धूप सेक सके और बाहर हरी सब्जियाँ खा सके, खुले में खा सके, और ये सारे गुण इनके अंडे में जाते हैं, जिससे अंडा भी हेल्दी होता है। तो ये थी कड़कनाथ मुर्गे पर हमारी विशेष रिपोर्ट। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की। पशुओं को उनकी शारीरिक अवस्था एवं आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में खनिज मिश्रण करीब 30 से 50 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। इस माह में पशुओं को खुरपका, मुंहपका यानी एफएमडी, एंथ्रेक्स, रेबीज व अन्य रोगों के विरुद्ध टीकाकरण अगर नहीं हुआ है तो टीकाकरण अवश्य कराएं। आने वाले समय में पशुओं में गर्भ संबंधी एवं अन्य रोगों की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। यदि दूध उत्पादन में कमी हो रही है तो पशुओं के पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही पशु चिकित्सक के परामर्श अनुसार आवश्यक जांच यथा दूध, पेशाब, खून जांच इत्यादि करवाना चाहिए। तो ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी गांव किसान जारी रहेगा, कहीं मत जाएगा, बने रहे हमारे साथ।
बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और अब बात करते हैं कामयाब किसान की। कामयाब किसान में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की लक्ष्मी निषाद से, जिन्होंने मूंज से ऐसी चीजें तैयार की हैं कि देखते ही बनती हैं। खास बात यह भी है कि इन चीजों की लगातार मांग भी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा उन्होंने अन्य महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ा है और उन्हें भी आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है। आइए जानते हैं किस तरीके से इन्होंने पूरा समूह तैयार किया और आज कामयाबी उन्होंने हासिल की है। देखते हैं रिपोर्ट। कुटीर उद्योग का रूप बहुत पुराना है। हमारे देश की ग्रामीण महिलाएं इस काम में दक्ष होती हैं। लंबे समय से ग्रामीण महिलाएं घर के उपयोग के लिए छोटी मोटी दस्तकारी करती आ रही हैं, जिससे उनके घर की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। घर की 4 दीवारी तक सीमित ये कला अब बाजार तक पहुंच रही है, जिसमें महिलाओं का शौक भी पूरा हो रहा है और आर्थिक स्थिति भी बदल रही है और आर्थिक हालात भी बदल रहे हैं। इन बदलते हालातों के पीछे सबसे अहम भूमिका निभा रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र, जहां से प्रशिक्षण लेकर महिलाएं नए आयाम गढ़ रही हैं। ऐसी ही एक महिला है लक्ष्मी निषाद, जो मूंज यानी एक तरह की घास को सुंदर रूप देने में लगी हुई हैं। जी, हमारे गांव में एक निमिषा मैडम है, कृषि विज्ञान से हैं वो हमारे गांव में एक बार आई थी महिला सशक्तिकरण से। कुछ बातें वहाँ बता रही थी कि महिलाएं आगे बढ़ें, अपने हाथ पैर पे खुद पे खड़े हों, क्यों एक कमाई से नहीं होता है। बट हमारे हस्बैंड भी पूरा सपोर्ट दिए मुझे यहाँ आने के लिए। मैं कृषि विज्ञान में आई, मैम से मिली, मैम से राय बात भी किया मैम से कि मैं एक समूह बनाना चाहती हूँ, समूह में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मैम ने बोला ठीक है, 20 लोग का ग्रुप बनाओ, महिला और मूंज क्राफ्ट हस्तशिल्प से डलिया बनाना सीखा, अचार बनाना सीखा। जो पहले स्थिति मेरी अच्छी नहीं थी, बट अब पहले से बहुत स्थिति मेरी अच्छी हो चुकी है। मेरी परिवार में मेरे सास ससुर, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड का परिवार सब अच्छे हो गए। पहले मेरा कच्चा सा मकान छोटा सा था, बट आज मेरे कमरा, किचन, लैट्रिन, बाथ, उसी बजट से आज मेरा बहुत कुछ बन गया। जो बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, अब वो बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। आज लक्ष्मी करीब 20 महिलाओं का समूह बनाकर अपने काम को विस्तार दे रही हैं। लक्ष्मी बताती हैं कि किस तरह से केवीके के विशेषज्ञों ने हर कदम पर उनका साथ दिया और उन्हें आगे बढ़ने में सहायता की। तो कैसे बनता है, आइए हम जानते हैं। ये कांसा घास है और ये नदी के किनारे जाड़े के समय में आराम से पाई जाती है। इसमें इस कांसा घास में होने वाले जो फूल हैं, उससे हम ये मूंज, जिसे बल्ला भी कहा जाता है, वो हम प्राप्त करते हैं। और इस बल्ले को जो है हम रंगते हैं और रंगने के बाद इसको सुखाते हैं और सुखाने के बाद जो है अलग अलग जो है इससे क्राफ्ट बनाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि अलग तरीकों से यूज़ किए जाते हैं। चाहे तो आप मंदिर में पूजा के फूल रखने के लिए या पूजा की थाली के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर घरों में सामान रखने के लिए या शादियों में जो है सामान भेंट करने के लिए डलियों के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फल रखने के लिए रोटी के कटोरदान की तरह, या फिर अगर इंटीरियर्स की बात करें तो इंटीरियर डेकोरेशन के लिए भी जो है ये वॉल हैंगिंग्स के रूप में भी काम आ सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ये मूंज का जो क्राफ्ट है किस तरीके से बनाया जाता है। और आज हमारे साथ हमारी कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ी हुई महिलाएं हैं और इनमें से जो लक्ष्मी है, इन्होंने बखूबी जो है ये अपना पूरा मूंज का काम बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है और बहुत ही अच्छी तरीके से कर भी रही हैं और ये काफ़ी लाभान्वित भी हुई है इससे। तो आइए हम सीखते हैं कि किस तरीके से मूंज का कार्य किया जाता है। मैं इसके बारे में जानती भी नहीं थी क्या होता है, पढ़ाई लिखाई में तो जानती नहीं थी। शादी बाद फिर मैम से मुलाकात हुआ, मैम ने मुझे ट्रेनिंग दी हस्तशिल्प प्रयागराज से, मूंज क्राफ्ट। फिर मैंने इसको बनाना सीखा ऐसे।
बनाते बनाते फिर मैंने पेंदी स्टार्ट किया। पेंदी से मुझे डिज़ाइन नहीं आती थी, फिर मैम ने मुझे डिज़ाइन भी बताया, डिज़ाइन डालना। बट फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके फिर 20 महिलाओं का एक समूह बनाया हमने। 20 महिलाओं को समूह बनाया, 20 महिलाएं मिलकर के सामान बनाया हमने। फिर एक स्टॉल पे हम लोग दुकान लगाते हैं, 2 पैसा कमाते। बट जो पहले मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, अब मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं। बट पहले से स्थिति भी मेरी बहुत अच्छी हो गई है। क्यों, एक कमाई से मेरा घर नहीं चलता था। मैंने मैम से बहुत कई बार मैंने बोला, मैम मुझे कुछ ट्रेनिंग दीजिए। बोले अचार की ट्रेनिंग ले लो। अचार की भी मैंने ट्रेनिंग ली, बट मुझे इसमें ज़्यादा फ़ायदा मिला। जहाँ पे मैं 12,000 रुपये लगा कर मैं 24,000 रुपये कमा रही हूँ, तो मुझे इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। तो मैं यही धंधा स्टार्ट की यहाँ से। केवी के कई महिलाओं और युवाओं की तकदीर बदलने में सहायक रहा है। समय समय पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल होकर और अपनी क्षमताओं का विकास करके महिलाएं देश की तरक्की में भागीदार बन रही हैं। तो ये थी लक्ष्मी निषाद की कामयाबी कहानी। आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने छोटी सी शुरुआत की और लगातार इसका दायरा बढ़ता जा रहा है और अन्य महिलाएं भी उनसे जुड़ रही हैं। उम्मीद करते हैं कि इस कहानी को देखकर आप भी कुछ ना कुछ सीख जरूर लेंगे। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही। नए अंक में नई जानकारियों के साथ गांव किसान में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। गांव किसान के सह